नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास बाय सिद्ध में। इससे पहले पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल व मौर्योत्तर काल के प्रश्न मैं डाल चुका हूं। अब गुप्त काल के प्रश्न डालूंगा और गुप्त काल के कम से कम 200 प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने अवधि में शासन किया। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। तो कब शासन किया था? 325 से 375 ईस्वी। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है वो पुराने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो किसने किया था 4 अश्वमेध यज्ञ? दूसरे में अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त का। यही प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इसमें से कोई नहीं। तो 5वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो कौन था? समुद्रगुप्त। इसमें 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर करके अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित है। तो इसमें दोनों ही आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखो 109 नंबर, 9 नंबर, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो किसके बारे में देता है? समुद्रगुप्त। इसमें क्या है कि अशोक ऑप्शन में नहीं है, तो अपना सीधा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 4 नंबर ऑप्शन अपना सीधा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो किसके बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का जो शासक बताया है उसका नाम पूछा। शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। तो क्या नाम था? महेंद्र, कौशल का महेंद्र। अगला प्रश्न है 12 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोय। तो किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पृथ्व्याम प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघवर्ष, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो किसकी थी? समुद्रगुप्त की, पृथ्व्या प्रथम वीर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। नहीं। वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। सही है। तो 1 और 3 सही, 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन में है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इसमें 2 सूचियां दे रखी है, इनको मिलान करना है और नीचे जो कूट दे रखे हैं उनमें अपने को इसका आंसर देना है। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है और दूसरी तरफ राज्य हैं। तो अब नीचे कूट दे रखा है, इनमें अपने को मिलाने करना है। तो धनंजय है वो कुशतलपुर का धनंजय। 3 नंबर ऑप्शन कुशतलपुर में आ जाएगा 3 नंबर में। उसके बाद में नीलराज, अवमुक्त का नीलराज। बाद में उग्रसेन आ जाएगा पालकप या पालकप का उग्रसेन। विष्णुगोप, कांची का विष्णुगोप। तो अपना
राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 3 1 4 2। अगला प्रश्न है 16 नंबर। दिल्ली की कुअल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अंगद पाल। तो किसकी स्मृति में? चंद्र। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश हुणु के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो कौन सा राजवंश के समय हुणु का आक्रमण हुआ था? गुप्त राजवंश के समय। अगला प्रश्न है 18 नंबर। हुणु ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुधगुप्त के शासनकाल में। तो हुणु ने कब आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणु पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो किसने प्राप्त की थी? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुणु को पराजित किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। किस अभिलेख में से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणु को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। तो किससे पता चलता है? भीतरी स्तंभ लेख से। 21वें में ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। नहीं, अरब आक्रमण इन पर कभी नहीं हुआ, तो यही नहीं पूछा गया है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। शक विजेता किसे जाना जाता है शक विजेता के रूप में? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के सबसे पहले इसी ने जारी किए गए। अगला प्रश्न है 25 नंबर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस 25वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगला कौन से टॉपिक का वीडियो डालूं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। तो प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख नहीं है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचियां दे रखी है और इनका मिलान अपने को करना है। एक तरफ शासक दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी रानियां दे रखी है, जो मिलान अपने को करना है। तो चंद्रगुप्त के रानी का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्त देवी या दत्ता देवी, बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त अंत देवी। तो 3 1 2 4। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो जब हुणों का आक्रमण होना शुरू हुआ था और रोम साम्राज्य समाप्त हो गया था, तो भारतीय व्यापारी किस पर निर्भर हो गए थे? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भृगुकच, कल्याण, कांबे। तो कौन सा बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न भी है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे। निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? आप देखो कौन सी व्याख्या सबसे उपयुक्त हो सकती है।
प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुरोहितों और बौद्ध विद्वानों को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रियों को सुगम बना दिया। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। नहीं, अपने को राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं थी उसकी वजह से यात्रा है वो सुगम हो गई और यही कारण था समुद्री व्यापार का। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।